नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोटिंग। मोदी सरकार के 10 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद। पीएम मोदी, अमित शाह ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार। खरगोन में रैली के दौरान पीएम मोदी ने वोट जिहाद पर कांग्रेस को घेरा। लालू ने कहा, मुसलमानों को मिले आरक्षण। हरियाणा की सैनी सरकार पर संकट, 3 विधायकों ने लिया समर्थन वापस। अल्पमत में आई सरकार, कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। आज भी केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी नहीं हो पाई ईडी की दलील। 9 मई को होगी सुनवाई। इधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। लगातार दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव। छोटे मझोले शेयर सबसे ज्यादा पिटे। सेंसेक्स 384 और निफ्टी 140 अंक गिरे। 18 मई शनिवार को भी खुले रहेंगे बाजार। मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। एनएसई का प्रस्ताव सेबी ने वापस किया। ब्रोकरों के बीच मतभेद और इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कतों के चलते फैसला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानिप बूथ पर अपना वोट डाला। वोटिंग से पहले उन्होंने अपने भाई का आशीर्वाद दिया। मतदान के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात भी की और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में अपना वोट डाला। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मतदान के बाद अमित शाह ने सपरिवार मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील भी की। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी आज वोटिंग हुई। तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट रही बारामती, जहां से एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार के बीच कड़ा मुकाबला है। बारामती में शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मतदान किया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी बारामती में वोट डाला। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बीजेपी के उम्मीदवार नारायण राणे ने भी अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में वोट डाला। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले गए। यहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में वोट डाला। विदिशा से लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डाला। राजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने अपना मतदान किया। और अब वोटिंग पर बात करते हैं। यूपी के संभल से जुड़ रहे हैं उमेश श्रीवास्तव और रत्नागिरी से प्रीति सोमपुरा। तो सबसे पहले चलते हैं संभल।
बताइए उमेश, कैसी रही आज की वोटिंग और ओवरऑल अब तक यूपी में कहां-कहां वोट हो गए? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान सकुशल संपन्न हो गया। संभल, हाथरस, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा, आंवला और बरेली में मतदान सकुशल संपन्न हो गया। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज से अगर तुलना की जाए तो थर्ड फेज में पोलिंग परसेंटेज भी इंक्रीज किया है, जो एक सुखद संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार लोगों से अपील करते रहे कि मतदान अवश्य करिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान जरूर करने की अपील की और ऐसी अपीलों का बड़ा असर देखने को मिला। थर्ड फेज में इन सभी लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो पोलिंग परसेंटेज जो आज आया वो सुखद एहसास देता है। और निश्चित तौर पर संभल की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, सबसे हॉट सीट मैनपुरी रही। मैनपुरी से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं और बड़ा कड़ा मुकाबला मैनपुरी में देखा जा रहा है। वहां डिंपल यादव और जयवीर जी के मुकाबला देखा जा रहा है। वैसे इस संभल में भी बेहद दिलचस्प फाइट देखी जा रही है। यहां बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय फाइट हो सकती है। यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परमेश्वर लाल सैनी उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहां त्रिकोण बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे ही बरेली, आंवला और अन्य लोकसभा सीटों पर भी कहीं कहीं त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं 1-to-1 फाइट देखी जा रही है। हमारे साथ संभल के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपने चुनावों को बहुत करीब से देखा, क्या कहेंगे संभल लोकसभा सीट में जो चुनाव हुआ और या फिर उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में जो आज चुनाव संपन्न हुआ, परसेंटेज जो बढ़ा है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की तुलना में, ये एक सुखद संदेश देता है? देखिए, ये तीसरे फेज के चुनाव में जो है 48% रहा है। इस बार 62+ अब तक की रिपोर्ट आ रही है। अभी ये बढ़ सकता है, सुखद संदेश है। इसके परिणाम जैसे साइलेंट वोटिंग हुई है वो सुखद परिणाम दे सकते हैं संभल के। साइलेंट वोटिंग सुखद परिणाम दे सकती है, यानी 4 जून को जो साइलेंट मतदाता है, जो खामोश मतदाता है, वही कोहराम मचाने वाला है 4 जून की तारीख को। बिल्कुल, कुछ भी गुल खिला सकता है। वो किधर गया होगा ये तो 4 तारीख में पता लगेगा, लेकिन जो साइलेंट मतदाता है इस बार सभी जो उम्मीदवार, अच्छी बात है कि इस बार वोटिंग जो है प्रतिशत सुधरता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं रत्नागिरी, प्रीति सोमपुरा वहां से हमारे साथ है। बताइए प्रीति, आप तो रत्नागिरी में हैं और आम का मौसम भी है, लेकिन आम चुनाव के लिए आप वहां गई हैं, क्या मूड माहौल था, किस तरह की वोटिंग आपको देखने मिली? देखिए, महाराष्ट्र के तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो काफी सुखद नहीं है, क्योंकि वोटिंग की जो परसेंटेज जो आई है 4 बजे तक की, वो 43% ही आई है। बल्कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले के बाजू का जो राज्य है गोवा, जो सबसे छोटा राज्य है, वहां सिर्फ 2 सीट है। वो गोवा में जो है 3 बजे तक 60% मतदान हो चुका है, यानी कि गोवा जो है इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगा वोटिंग के मामले में। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो गर्मी के कारण जो है लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन इस वक्त मैं रत्नागिरी में हूँ और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जो सीट है वो यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जाती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की 2 प्रतिष्ठित सीटें जो है उसमें से एक बारामती है और दूसरी जो है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की है। क्योंकि यहाँ पर सिटिंग एमपी जो है विनायक राउत, जो उद्धव ठाकरे गुट से, इनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से इस बार है। और जो बीजेपी चाहती है कि ये सीट जो है किसी भी हाल में बीजेपी जीतना चाहती है, वो कोकण का अपना जो गढ़ है वो बरकरार रखना चाहती है। यहाँ पर रत्नागिरी की जनता है जिन्होंने वोट किया है, तो आप वोट करके आए, जरा उंगली दिखाइए। तो आपने वोट किया, आप जागरूक नागरिक है, किधर आपने वोट किया आज? हाँ, आज आपने वोट किया? हाँ, किया। कितने बजे गए? लाइन वगैरह थी? ओ 4:30 बजे गए, 4:30 बजे। कोई लाइन थी वहाँ पर उस वक्त? नहीं, लाइन नहीं थी। तो आपने भी यहाँ पर वोट किया है, जरा आपके निशान दिखा दीजिए। तो आपने जब वोट किया तो आपने कैंडिडेट को देखा या पार्टी को देखकर वोट किया? हमने कैंडिडेट को देखा है। यहाँ पे जो काम करेगा उनको ही हमने वोट देंगे। जहाँ यहाँ पर टूरिज्म रिलेटेड जो भी काम करेगा उनको हम वोट देंगे। और आपने कैंडिडेट देखो किया या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर या फिर पार्टी? दोनों देख के किया है, प्रधानमंत्री का चेहरा भी देख के किया है और कैंडिडेट देख के किया है। क्योंकि क्या यहाँ कोकण जो है, कोकण में पर्यटन बहुत डेवलप हो सकता है, लेकिन जो कोई आदमी इसमें डेवलपमेंट के लिए करेगा उसके लिए कोकण भी सपोर्ट करेगा।
तो मनोज, आपने सुना कि जो भी कोकण का विकास करेगा उनको ध्यान में रखकर जो है यहाँ की जनता ने वोट किया है। जी, और बहुत जायज़ मांग है इनकी। आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि कोंकण क्या है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्या है, वो पूरा इलाका। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव के साथ मैनपुरी में वोट डाला। डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं। वहीं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के खगड़िया में अपना वोट डाला। चुनावी खबर पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी सियासी उलटफेर जैसा हरियाणा में हो रहा है। यहाँ की सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। हरियाणा सरकार पर संकट मंडराने लगा है। आज सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस खींच लिया है। इसके साथ ही सरकार अल्पमत में आ गई है। डिटेल्स लेते हैं, अंकित दूधवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या सरकार अल्पमत में आ गई है तो कितनी की कमी हो सकती है नंबर्स में? क्या असर पड़ेगा हरियाणा की सरकार पर? बिल्कुल, हरियाणा की जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक जो कि सरकार को समर्थन दे रहे थे, तो उनका जो आंकड़ा बनता है, निर्दलीय विधायक 6 समर्थन दे रहे थे, लेकिन 3 ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो 48 से संख्या 45 हो जाती है। और 2 जो विधायक हैं वो मनोहर लाल, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह नायब सैनी, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फैसला 4 जून को आना है। वहीं रणजीत चौटाला, जो कि निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो बीजेपी की टिकट के ऊपर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो संख्या है हरियाणा की, विधायकों की संख्या है, बीजेपी सरकार की संख्या है, वो 43 रह जाती है। लेकिन अगर 88 के हिसाब से 90 की जो विधानसभा है उसमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया है, तो 88 के हिसाब से 44 जो विधायक चाहिए, लेकिन संख्या जो है सरकार के पास वो 43 है। तो अल्पमत में जरूर सरकार आ गई है, लेकिन सरकार को खतरा इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि अभी मार्च में जब बजट सेशन हुआ था, तब विपक्ष जो कांग्रेस है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। अब 6 महीने तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता और अक्टूबर के अंदर जो है हरियाणा के चुनाव होने हैं और सितंबर के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। तो टाइम जो पूरा होता है 6 महीने का, वो सितंबर के अंदर होता है, तो उस समय आचार संहिता लग जाएगी। तो इसलिए हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जरूर साफ दिख रहा है कि सरकार जो है वो अल्पमत के अंदर आ गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सफाई से बताया हरियाणा की स्थिति इस वक्त, वास्तविक स्थिति क्या है। सरकार अल्पमत में आ गई है, मगर उतना खतरा महसूस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं ला सकती है, लेकिन क्या फ्लोर टेस्ट करवाने का कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर ज़रूर विचार कर रहे होंगे हुड्डा साहब। बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन है। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट में अभी ईडी की दलील बाकी रह गई है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हो सकती है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। आज जब सुनवाई हुई तो ईडी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर कि अभी चुनाव है, अगर चुनाव न होते तो उनको बेल नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम चुनावों के बाद इस मामले पर फैसला सुनाएंगे तो यह पूरी तरह से उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से यह भी कहा कि आप इस बात को सुनिश्चित कि जब आप जमानत पर होंगे तो आप कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक उसके बाद ईडी ने इनकी जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। ईडी का कहना था कि वो बहुत सारे लोग हैं जो कि बंद हैं और खासतौर पर चुनाव चल रहे हैं, तो इस मामले में उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। ये कह करके, क्योंकि बाकी लोगों के साथ ये पूरी तरह से गलत होगा, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी फैसला इनकी जमानत याचिका पर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि गुरुवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा करे और तब इसको लेकर के कोई फैसला सुनाए। तो
तो ये भी बता दूं कि दिल्ली में चुनाव 25 मई को है, तो अब देखना होगा कि उनको चुनाव से पहले बेल मिलती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खरगोन में और धार में चुनावी सभाएं की। इस लोकसभा चुनाव में एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में ये 7वां दौरा है। इससे पहले वो प्रदेश में अब तक 8 जनसभाएं और 2 रोड शो कर चुके हैं। खरगोन में पीएम मोदी ने जनता से सवाल किया कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा बहुत खतरनाक है और वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह का बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। रामगोपाल ने कहा कि राम मंदिर बेकार का है, मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है और वास्तु के हिसाब से भी मंदिर को नहीं बनाया गया है। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है। जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है और क्या? मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया, तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। रामगोपाल यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि वो लोगों की आस्था का सम्मान नहीं करते हैं, ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। देखो, ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र
तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी ने आज झारखंड के चाईबासा में जनसभा की। राहुल ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा संविधान को फाड़कर फेंकना चाहती है। ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए अहम है। ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसी बीच एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी की नीयत की वजह से आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। करीब 36 करोड़ कैश बरामद होने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव लाल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस है। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। वीरेंद्र राम पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। इसी छापेमारी के दौरान जहांगीर आलम के फ्लैट से 31 करोड़ और एक ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर से करीब 3 करोड़ नकद बरामद हुए हैं। इन दोनों का कनेक्शन मंत्री के पीएस संजीव लाल से बताया गया है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि ये छापेमारी राहुल गांधी के झारखंड दौरे से पहले मारी गई है। संजीव लाल बीजेपी के कार्यकाल में भी मंत्री के पीएस रह चुके हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैश बरामदगी को लेकर झारखंड की चंपई सोरेन सरकार और इंडिया गठबंधन पर हमला किया है। महानगरों में खाली पड़े यानी घोस्ट शॉपिंग मॉल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 प्रमुख शहरों में घोस्ट शॉपिंग मॉल की संख्या पिछले साल में 57 से बढ़कर 64 हो गई है। ये वे मॉल हैं जिनकी 40% से ज्यादा दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन।
जी, ये बहुत ही रोचक ये रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये कहा गया है कि जो बड़े महानगर हैं, खासतौर पर जो 8 बड़े महानगरों को सर्वे किया गया है, वहाँ 2022 में लगभग 57 जो है वो वीरान पड़े हुए मॉल थे, जो कि 2023 में बढ़ के जिनकी संख्या 64 हो गई है। और अगर शहरों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि दिल्ली में इस तरह के घोस्ट मॉल कह सकते हैं, वीरान पड़े मॉल कह सकते हैं, जो कि जहाँ की लगभग 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट ऐसा एरिया है जो कि घोस्ट मॉल से भरा हुआ है। पिछले 1 साल में 58% बढ़ोतरी हुई है ऐसे मॉल्स में। दूसरे नंबर पर मुंबई आता है, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु आता है। हाँ, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां इस तरह के मॉल्स की संख्या कम हुई है। और इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है? लगभग 6700 करोड़ का नुकसान हुआ है इस तरह के जो घोस्ट मॉल है, क्योंकि मॉल्स तो बन जाते हैं लेकिन बिजनेस नहीं आ पाता, तो उसका नुकसान हुआ है। और कुल मिला के भी जो इन शहरों में जो मॉल्स की संख्या है वो घटी है। 16 बड़े मॉल्स जो हैं वो बंद हुए हैं। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट नाइट रैंक की तरफ से है, जहां कहा गया है कि जो मॉल्स हैं, वीरान पड़े मॉल्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं बाजार की। आज भी बाजार में मुनाफा वसूली ही हावी रही। स्मॉल और मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स 384 अंक और निफ्टी 140 अंक, मिड कैप इंडेक्स 988 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग, फार्मा, ऑटो इंडेक्स में रही। आईटी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह का कहना है कि एफएमसीजी सेक्टर में कुछ समय से प्रेशर दिख रहा था, मगर अब वैल्यू दिख रही है। निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। लास्ट करीबन 18 महीने से मतलब ये सेक्टर प्रेशर में रहा है और रूरल रिकवरी को लेके वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड है, इसको भी लेके। और कुछ बीच में हमें रॉ मटेरियल प्राइस में भी वॉलेटिलिटी दिख रही थी जिसके कारण मार्जिन्स पे असर हो रहा था। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ों के अगर हम देखें तो एक तो ऑब्वियसली मॉनसून का आउटलुक अच्छा बताया जा रहा है, हालांकि रियलिटी हमें देखनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स एज टू व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनसून का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेके भी एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन बनेगी कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की अपसाइड आ सकती है। और भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बाजार के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेबी ने एक्सचेंज की ओर से ट्रेडिंग समय बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आशीष कुमार चौहान ने यह भी बताया कि ट्रेडिंग समय को बढ़ाने पर ब्रोकर कम्युनिटी से सहमति नहीं मिली है। बता दें कि एनएसई ने अपने प्रस्ताव में ट्रेडिंग के समय को 3 चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के साथ साथ एफएनओ इंडेक्स का समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक करने की सिफारिश की थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।